नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने सामान्य विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और उस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक क्वेश्चन भी बनते हैं और संभावना भी सर्वाधिक बनने की रहती है। आज उस टॉपिक की पृष्ठभूमि को अपने पढ़ेंगे कि कौन सा वो टॉपिक है। उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं, वो है आपका आनुवांशिकी। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में आज अपने पढ़ेंगे कि आनुवांशिकी क्या है, क्या क्या इसके पहलू हैं, या कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा को समझना होगा। तो दो परिभाषाएं मैं आपको बताता हूं। पहले देखो, दो चीजें आप समझनी बहुत जरूरी है। एक तो चीज होती है आनुवांशिकता, एक तो होती है आनुवांशिकता जिसे बोलते हैं हेरिडिटी, और एक होती है राजा आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, दोनों में काफी फर्क है। हालांकि ब्रांचेस हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज है, क्योंकि अपने लगभग इन दोनों चीजों को सिमिलर मान लेते हैं कि वही चीज आनुवांशिकता है और वही आनुवांशिकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, एक तो चीज मैंने लिखी है हेरिडिटी और दूसरी लिखी है मैंने जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी और आनुवांशिकता। तो दोनों की परिभाषाएं जब अपने पढ़ेंगे तो परिभाषाओं से अपने को उत्तर क्लियर हो जाएगा। देखो, आनुवांशिकता के अगर बारे में बात की जाए तो जो जनकों से संतति में गुण संचरित होते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संतति में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना या गुणों का संचरण, गुणों का संचरण क्या कहलाता है? बोलो, आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। या आप इसको सामान्य परिभाषा में ऐसे कह सकते हैं, जनकों का संतति में जाना यानी जनकों के गुणों का संतति में जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहलाता है। अब बात आती है तो फिर जेनेटिक्स क्या है, यानी फिर आनुवांशिकी क्या है जी? तो आनुवांशिकी देखिए, सबसे पहले तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पहला प्रश्न तो ये बनता है कि जी आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो पहला प्रश्न देखो, ये शब्द दिया था सबसे पहले विलियम बेटसन ने। किसने दिया था? बोलो, विलियम बेटसन ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कब दिया? तो कब दिया जी? 1905 में। फिर प्रश्न आता है कि आनुवांशिकी किस भाषा का शब्द है? तो अब भाषा की बात की जाए तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या बनता है? चौथा प्रश्न ये बनता है कि आनुवांशिकी का मतलब क्या है, कि आनुवांशिकी का अर्थ क्या है। यानी जो ग्रीक भाषा में जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, इस जेनेटिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू ग्रो। टू ग्रो यानी वृद्धि करना, टू ग्रो यानी वृद्धि करना, ये इसका मतलब है। यानी एक शब्द से कितने क्वेश्चन बन गए अपने पास कि भी किसने दिया शब्द? विलियम बेटसन ने दिया। कब दिया जी? 1905 में दिया। किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या है? टू ग्रो यानी वृद्धि करना। अब बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या है आनुवांशिकी की। तो आनुवांशिकी की परिभाषा के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप आनुवांशिकता का अध्ययन करोगे। अच्छा, और अगर इसको इस व्याप पे ना समझा जाए, दूसरे तरीके से समझा जाए, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों के संचरण का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो, आनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आगे बात समझ में। अब ये तो बात मैंने कही कि विलियम बेटसन। अच्छा, विलियम बेटसन से एक क्वेश्चन और बनता है, इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, ठीक है। अब देखो, एक बात से कितनी बातें बन रही है। अब विलियम बेटसन को मैंने लिख दिया आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर फिर आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो वो भी देखो। अब अपने उसी पर चर्चा करेंगे कि आनुवांशिकी का जनक कौन है। देखो,
ये तो है आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है विलियम बैटसन। अब बात आती है अनुवांशिकी के जनक, तो मैं यहीं लिख रहा हूं सीधा, अनुवांशिकी के जनक। अब अनुवांशिकी के जनक की बात आए तब अपने बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल की अपने बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, क्या थे, वो अपने आगे चर्चा करेंगे। सामान्य अपने बात करते हैं इनकी अनुवांशिकी की, ग्रेगर जॉन मेंडल की। देखो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब अपने चर्चा करेंगे कि मेंडल कौन थे, क्या थे, या मेंडल के क्या क्या योगदान है। मेंडल बड़ा शानदार एक वैज्ञानिक था और बड़ा रिसर्च की इसने अनुवांशिकी पे, और बहुत सारे प्रयास इसने किए, लेकिन इसको मेंडल को देखो विज्ञान की भाषा में बड़ा कुछ कहा जाता है, एक अभागा भाग्यशाली वैज्ञानिक कहा जाता है। अभागा भी और भाग्यशाली भी, दो शब्द साथ साथ जोड़े जा रहे हैं, कभी अभागा और भाग्यशाली। अभागा तो इसलिए कि जब तक ये जिंदा था इसने जो प्रयोग किए, और इन प्रयोगों को इसने सोसाइटी में, ब्रून सोसाइटी में, अभी अपने मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो जब इन्होंने अपने प्रयोगों को सबमिट करवाया तब तक इनके प्रयोगों पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन मरने के बाद, मेंडल की मृत्यु के पश्चात इनके प्रयोगों पर अनेक रिसर्च हुई और दोबारा इनको प्रयोगों को सत्यापित किया गया इनके, तब इनको उपलब्धि मिली अनुवांशिकी के जनक की। तो अब आगे भी थे कि जब तक जिंदा थे प्रयोग किए तो कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई, लेकिन मृत्यु के पश्चात इनके प्रयोगों को दोबारा प्रतिस्थापित किया गया या दोबारा सत्यापित किया गया, तब इनको इसके बारे में पूरी इनको जो इनका मिलना था हक वो मिला। अब अपने बात करेंगे मेंडल की कि मेंडल कौन थे, क्या क्या बातें थी। अब बात करते हैं अपने अनुवांशिकी के जनक की, यानी मेंडल की, कि मेंडल कौन थे या क्या क्या इन्होंने प्रयोग किए। यहां तक तो बात क्लियर होगी आपकी, अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकी क्या है। अब अपने बात करेंगे मेंडल की, ग्रेगर जॉन मेंडल की। देखो अब अपने बात करेंगे मेंडल की, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंडल से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो अपने मेन चीजों पर चर्चा करेंगे ज्यादा। सबसे पहले तो बात करते हैं मेंडल के जन्म की, कि जन्म कब हुआ। ग्रेगर तो इनको एक उपाधि थी, ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि नाम तो इनका जॉन मेंडल है, ग्रेगर इनको उपाधि मिली थी जब ये चर्च में पादरी थे, तो इनको ग्रेगर की उपाधि मिली थी। ठीक है, जन्म हुआ था इनका 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, तो 22 जुलाई 1822 को हुआ मेंडल का जन्म। अब देखो हर एक चीज है, जन्म हुआ, कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को, कहां हुआ, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में हिजेंडर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था, सिलिसियन ग्राम में इनका जन्म हुआ था। यानी कब हुआ, 1822 में। कहां हुआ, ऑस्ट्रिया में। यानी क्वेश्चन किसी हिसाब से पूछे, कहां हुआ, ऑस्ट्रिया भी ऑप्शन में आ सकता है, हिजेंडर्फ भी हो सकता है, या सिलिसियन ग्राम भी हो सकता है। अच्छा, काम क्या करते थे। मेंडल का जो जन्म हुआ था वैसे माली परिवार में हुआ था। इनके पिता पौधों वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, वहीं इनका जन्म हुआ। तो ऑब्वियस बात है कि जिस पृष्ठभूमि या जिस वातावरण से अपने आते हैं तो उस वातावरण का उनके ऊपर प्रभाव देखा जाएगा। वही प्रभाव मेंडल पर देखने को मिला, और मेंडल भी पौधों के ऊपर रिसर्च की, वो अपने बात करेंगे अभी। देखो गांव में जन्म हुआ, और एक ये चर्च में पादरी का पद ग्रहण किया इन्होंने, पादरी का। ऑस्ट्रिया के अंदर ही ब्रून शहर के अंदर, ब्रून शहर में ये पादरी का काम करते थे, यानी जो चर्च में होते हैं पादरी। वहां इन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली, और इनका पूरा नाम क्या बन गया, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, यहां पर इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया था सबसे ज्यादा।
यानी ये प्रश्न आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने किस पौधे पर काम किया, तो किस प्लांट पर या किस पादप पर काम किया, मटर के प्लांट पर। और मटर का जो वानस्पतिक नाम है, यानी हर एक चीज से आपको 2-3 बातें आनी चाहिए। अब मटर आ गई बात, तो मटर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मटर का पहले वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम, तो वानस्पतिक नाम है मटर का पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। अच्छा, किस कुल का है मटर, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी भी मिल जाएगा, लेग्यूमिनेसी भी मिल जाएगा। अच्छा, आज का लेग्यूमिनेसी नहीं आता है, फेबेसी लिखा मिलेगा आपको, फेबेसी पेपर में, यानी एग्जामिनर घुमाने के लिए बात को कैसे पूछ सकता है। लेग्यूमिनेसी ऑप्शन में ना देके क्या दे देगा, फेबेसी, या इसको क्या कह सकते हो आप, दलहनी पादप, पादप, या लेग्यूम, लेग्यूम प्लांट, दलहनी पादप। यानी एक मटर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी पाइसम सेटाइवम वानस्पतिक नाम, कुल लेग्यूमिनेसी। अच्छा, एक प्रश्न और, मटर एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, तो मटर का प्लांट क्या है, द्विबीजपत्री है, डायाकोट है, डायाकोट प्लांट है। तो मेंडल ने इस पर काम किया था, मटर पर काम किया, पाइसम सेटाइवम लेग्यूमिनेसी फैमिली का है और द्विबीजपत्री प्लांट है, मटर के पौधों पर काम किए। और मेंडल ने, देखो प्रश्न आता है कि मेंडल ने कितने प्लांट थे, लगभग मेंडल ने लगभग मटर के 30,000 पादपों पर काम किया, लगभग 30,000 पादपों पर काम किया मटर के। और मटर के 34 विप्रयासी लक्षण से टोटल, ये बात अपने हमेशा ऐसे पढ़ते हैं कि जी मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रयासी, मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रयासी, टोटल 34 विप्रयासी लक्षण थे, जिसमें से 7 जोड़ी का उसने चुनाव किया था। तो यह प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है कि मटर में कुल कितने विप्रयासी थे, कुल 34 विप्रयासी लक्षणों में, कुल 34 विप्रयासी लक्षणों से कितनों का चुनाव किया। बात ये आती है, टोटल तो 34 विप्रयासी थे, उसमें से 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों का क्या किया, बोलो, चुनाव किया था। 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण उन्होंने लिए थे। अच्छा, और इन पर मेंडल ने पूरा काम किया, मटर के प्लांट पर काम किया। चर्च के अंदर पादरी थे, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ, 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ। अब देखो मेंडल अभागे क्यों थे, इसके कई कारण रहे थे। देखो उस समय जब मेंडल अपनी रिसर्च कर रहे थे या अपनी रिसर्च को प्रतिपादित कर रहे थे, तो उसके अंदर बड़ा सा योगदान रहा अन्य वैज्ञानिकों का भी, इनकी असफलता के कारण भी मान सकते हैं, या इनकी रिपोर्ट को प्रकाशित होने में समय लगा। देखो उस समय लेमार्क और डार्विन इन 2 वैज्ञानिकों का काफी बोलबाला था मेंडल के काल में भी। तो उस समय इनके जो प्रयोग थे, उन प्रयोगों पर ज्यादा चर्चाएं चलती थी, क्योंकि लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया, डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया। लेमार्क कहते थे कि भी सांप के बहुत ज्यादा पांव थे, जिराफ की गर्दन पहले गाय जितनी बड़ी थी, और डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया। तो वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर रहे थे। तो उस समय मेंडल के जो लक्षण थे या जो मेंडल ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, उन चीजों को दबा दिया गया। दूसरा कारण, जो मेंडल रिसर्च कर रहे थे उसमें गणितीय गणनाएं बहुत ज्यादा थी, यानी गणितीय गणनाएं इन्होंने की। जैसे मान लीजिए जब अपने आगे बढ़ेंगे मेंडल के नियमों के, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, उसमें अपने चीजें पढ़ेंगे ऐसे जीन अनुपात, दृश्य अनुपात, तो उसमें अपने ऐसे पढ़ेंगे 1:2:1, 3:1, ऐसे 9:3:3:1, 1:2:4:1:1:2:1:1, ऐसी चीजें पढ़ेंगे अपने बहुत सारी। तो ये गणितीय गणनाएं थी उस समय। मेंडल ने बहुत भारी भरकम गणितीय गणनाएं अपने सिद्धांतों में दे दी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा साहब ये तो काम बहुत गड़बड़ हो गया, तो वो गणितीय गणनाएं भी समझ नहीं आई उस समय। तब मेंडल
अभागा रहा उस समय कि इसने प्रयोग तो खूब किए और बहुत शानदार इन्होंने रिसर्च की थी आनुवंशिकी पे, तभी तो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत रिसर्च की, मटर के पौधे पर पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने। 22 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने, अब बात आती है कि ब्रून जो सोसाइटी थी जहां पर इनका जन्म हुआ, इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में 1865 में, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में 1865 में अपने प्रयोगों को इन्होंने सबमिट करवा दिया, प्रयोगों को सबमिट करवाया। और 1865 के बाद 1866 में इनके प्रयोग क्या होते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। ब्रून सोसाइटी की जो शीर्षिका या जैसे पंजिका कहते हैं, या जो पंचांग आता है, उनके अंदर इसको ये प्रकाशित करते हैं। और किस शीर्षक से प्रकाशित करते हैं, वो शीर्षक देखो। प्रकाशित किया था इन्होंने 1866 में, 1865 में सबमिट करवाते हैं और उसका प्रकाशन 1866 के अंदर प्रकाशन किया गया था, पादपों में संकरण, उस शीर्षक से इनको प्रकाशित किया। 1866 में इन्होंने इसको प्रकाशित कर दिया, लेकिन चर्चा में नहीं रहे। क्यों? कारण थे लेमार्क और डार्विन। लेमार्क और डार्विन की गणनाओं के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो इनके प्रकाशन को इतना ज्यादा महत्व नहीं मिला। और ये एक, वो कहते हैं ना कि भी बंद पन्नों की डायरियों में ये लगा दिए गए, अलमारियों में पैक हो गए। और उसके बाद 1884 में 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो जाती है, या मेंडल का देहांत हो जाता है 1884 को, ठीक है। लेकिन 6 जनवरी 1884 का तो मेंडल का देहांत हो जाता है। लेकिन इसके बाद की बात की जाए कि भी फिर मेंडल को कैसे उपलब्धि दोबारा मिली, मरने के बाद नोबेल पुरस्कार कैसे मिला, मरने के बाद क्या कारण हुई, तो एक ईमानदारी की बात आती है कि भाई उस समय के लोग ऐसा माने तो बड़े ईमानदार थे। 3 वैज्ञानिक आए उनके बाद मेंडल के प्रयोगों को दोबारा सत्यापित करने के बाद, यानी लगभग अपने कहें तो कुछ एक चीजें देखो, कुछ एक अनुपात देखी जाए तो मेंडल 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है। और लगभग 16 वर्ष बाद मतलब 1900 ईस्वी में, यानी मृत्यु के 16 वर्ष बाद, यानी 1900 ईस्वी, कौन सी ईस्वी बोलो? 1900 ईस्वी। तो प्रश्न ये भी आ जाता है, आनुवंशिकी का पुनः खोज, या आनुवंशिकी थी या जो जेनेटिक्स थी उसकी पुनः खोज का वर्ष कौन सा है? तो पुनः खोज कब हुई बोलो? 1900 ईस्वी में। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में पुनः खोज हुई थी। और किसने की? इसके लिए 3 वैज्ञानिक आए थे। एक तो थे कार्ल कोरेंस, एक थे ह्यूगो डी व्रीज। इससे शानदार प्रश्न आते हैं ह्यूगो डी व्रीज से, देखेंगे अपने डी व्रीज से। और एक थे वॉन शेरमार्क। 3 वैज्ञानिक वापस आए, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन शेरमार्क। इन्होंने आनुवंशिकी की पुनः खोज की। और एक पर्सन तो देखो इन पे आता है ह्यूगो डी व्रीज पे। ह्यूगो डी व्रीज ने मेंडल के जितने भी नियम थे उनको अपनी पुस्तक फ्लोरा में 1901 में पुनः प्रकाशित किया था। कब किया था? 1901 में पुनः प्रकाशित। तो प्रश्न ऐसा आ जाता है, मेंडल की जो नियमावली थी या जो मेंडल की खोज थी उसको पुनः प्रकाशित किसने किया? तो बोलो ह्यूगो डी व्रीज ने। कब किया? 1901 में। किस में किया? फ्लोरा नामक पुस्तक में किया था। और तीसरे थे वॉन शेरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल की जो नियमावली थी उन पर प्रयोग किए और उन प्रयोगों को जांचा, तो पाया मेंडल ने जितनी भी रिसर्च करी थी वो बिल्कुल सही थी। तब इन्होंने मेंडल के नियमों को खोजा और मेंडल के नियमों को सत्यापित किया। उसके बाद कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात मेंडल को नोबेल प्राइज मिला और आनुवंशिकता के जनक भी कहे जाने लगे। लेकिन एक बात भी आती है ईमानदारी की, तीनों के तीनों वैज्ञानिक जिन्होंने प्रयोग तो किए लेकिन क्रेडिट मेंडल को ही दिया।
अदरवाइज आज के टाइम में देखते तो भाई प्रयोग तो किसी ने किए, पब्लिश उठाया, कॉपी पेस्ट किए जी हमने किए। तो उस समय की अगर बात की जाए तो इन्होंने ईमानदारी की, हालांकि ईमानदारी आज भी विद्यमान है, लेकिन एक सामान्य अपने उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने क्रेडिट सारा मेंडल को दिया था। इस कारण देखो मृत्यु के पश्चात अगर आपने सफलता शानदार करी है, मेहनत शानदार करी है, तो की हुई मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। इससे ये भी बात सीखने को मिलती है। तो एक बार थोड़ा सा अपने समराइज थोड़ा दोबारा कर लेते हैं। 22 जुलाई 1822 को जन्म होता है, ऑस्ट्रिया में जन्म होता है, ब्रुन सोसाइटी के अंदर या ब्रुन शहर में ये पादरे काम करते हैं, जहां ग्रेगर की उपाधि मिलती है। मटर के प्लांट पर काम किया, लगभग 30,000 मटर के पादप थे। मटर का वानस्पतिक नाम आपको बताइए, पाइसम सेटाइवम लेग्यूमिनेसी फैमिली का द्विबीजपत्री प्लांट। लगभग 30,000 पादपों पर इन्होंने खोज की, जिसमें मटर के 34 स्वीप्रयासी लक्षणों में से केवल 7 जोड़ी लक्षणों को इन्होंने प्रयोग में डाला। अध्ययन तो सभी पे किया था, 7 जोड़ी को इन्होंने प्रयोग में डाला। और 1865 में ब्रुन सोसाइटी में ये अपना निष्कर्ष था आनुवंशिका का, वो प्रकाशन के लिए भेजते हैं। 1866 में वो प्रकाशित होता है पादपों में संकरण शीर्षक से, और 1884 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1866 के अंदर वो प्रकाशित होता है, और 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी के अंदर पुनः खोज होती है और 3 वैज्ञानिक खोज करते हैं। धन्यवाद।